नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा की जघन्य हत्या मामले में दोषी आफताब पर हमले में दिल्ली पुलिस द्वारा हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता में के दावे से हिंदू सेना ने इनकार किया है और हमले को कार्यकर्ताओं की निजी भावना बताया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि संस्था ऐसे किसी भी काम का समर्थन नहीं करती जो भारत के संविधान के खिलाफ हो। हम भारत के कानून को मानते हैं और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने रोहिणी कोर्ट के बाहर आफताब पर हमला करने की कोशिश की है। आफताब पर तलवार से हमला करने की कोशिश हुई है। विष्णु गुप्ता ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी किया वह उनकी निजी भावना थी। पूरा देश देख रहा है कि कैसे आफताब ने एक हिंदू लड़की के टुकड़े टुकड़े कर डाले। आपको बता दें कि दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा की हत्या के चंद दिनों बाद ही आफताब ने एक बार फिर डेटिंग ऐप की मदद से दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई और इसी डेटिंग ऐप जिसके जरिए वो श्रद्धा वॉलकर से मिला था। हत्या के बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज और घर के अलग अलग हिस्सों में आफताब ने छिपा रखे थे। इस पूरी घटना के बाद लोगों के मन में आफताब को लेकर गुस्सा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले, श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब पर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला करने की कोशिश की। आखिर क्यों ये हमला करने की कोशिश हिंदू सेना की तरफ से की गई है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें आफताब यानी कि जिसके आफताब के ऊपर कहीं ना कहीं श्रद्धा मर्डर केस के लेकर कहीं ना कहीं सवाल जवाब देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बात करें श्रद्धा मर्डर केस की, तो श्रद्धा मर्डर केस के अंदर लगभग कह सकते हैं आफताब के द्वारा कहीं ना कहीं 35 टुकड़े किए गए थे श्रद्धा के और उसको फ्रिज में छुपाया गया था और उसको फेंकने की भी कोशिश की गई थी। कुछ टुकड़े जो है उसने फेंक भी दिए थे। गुड़गामा के जंगलों की बात करें या फिर मेहरौली के जंगलों की बात करें, वहां पर उसने कुछ टुकड़ों को फेंक भी दिया था। मगर जो बचे हुए टुकड़े थे वो श्रद्धा के कहते हैं आफताब की जो फ्लैट है वहां पर जहाँ पर रेंटल रहता था मेहरौली के अंदर, वहां पर उसने छुपाए भी थे और कहीं ना कहीं श्रद्धा मर्डर केस को छुपाने की पूरी भरपूर कोशिश भी की गई थी। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जरूर आफताब को अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ तक कि उसका कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो किया जा रहा था। कल उसके आखिरी दिन था और जिस तरीके से क्या बात करें कहते हैं FIS के ऑफिस के बाहर जहां पर इसके क्या कहते हैं पॉलीग्राफ जो टेस्ट था वो किया जा रहा था और जैसे ही शाम को उसको लेकर पुलिस जो है वो बाहर निकली तो हिंदू सेना के जो कार्यकर्ता थे वो तलवारें लेकर आफताब के टुकड़े करने के लिए पहुंच चुके थे। मगर यहाँ पर बात करें जैसे ही गाड़ी के अंदर आफताब को जैसे कि उस कार्यालय के बाहर से जैसे ही निकाला गया और तुरंत ही उन लड़कों ने यानी कि जो 5-6 लड़के थे जिन्होंने बताया जा रहा था कि हिंदू सेना के हैं वो उन्होंने हमला कर दिया और हमले के साथ साथ उनके हाथ में तलवारें भी थी और उन्होंने ये भी कहा कि आफताब के जो उन्होंने 70 टुकड़े करने हैं, यानी सीधे सीधे कहे आफताब को मौत के घाट उतारना है क्योंकि हिंदू लड़की का जो जिस तरीके से कहा गया 35 टुकड़े गए हैं और उसके छुपाने की भी कोशिश की गई है। तो इस तरीके की घटना को कहीं ना कहीं जैसे नॉर्मल इंसान जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इससे परेशान है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से हमला किया उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा थी सिर्फ आफताब के खिलाफ थी, ना कि किसी धर्म के खिलाफ। मगर यहाँ पर बात करें क्या कहते हैं पुलिस की, तो पुलिस ने हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया है और हिंदू सेना के जो अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी पहल नहीं की गई थी। सिर्फ कार्यकर्ता जो थे वो अपनी तरफ से यानी कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने गए थे, ये उनकी अपनी मंशा थी मगर संस्था की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। जी राजीव, वहीं बात अगर पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट को लेकर कर ली जाए तो एक बार इसे लेकर भी अपडेट। पॉलीग्राफी टेस्ट में अभी तक क्या क्या पूछताछ हुई है और नार्को टेस्ट जो है कब तक हो सकता है? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है पहले 2 बार किया जा चुका था, उसके अंदर भी काफी सवाल जो थे वो कहीं ना कहीं आफताब के द्वारा नहीं दिए गए थे और कल जो तीसरा दिन था और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि आफताब की तबीयत खराब है इसलिए आफताब का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो लेट किया गया। मगर आफताब से कल पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर भी काफी सवाल पूछे गए थे और लगभग कह सकते हैं 70 सवाल थे। जिस तरीके से बात करें फ्रिज के अंदर उसने क्यों छुपाया था, आफताब ने श्रद्धा की मौत क्यों की, किन कारणों की वजह से की, उसके साथ कोई और भी शामिल था नहीं शामिल था, इस तरीके के तमाम जो सवाल थे वो उससे किए गए थे। मगर उसका जवाब किस तरीके से दिया वो पुलिस रिकॉर्ड के अंदर है। मगर यहाँ पर बात करें कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट की, तो पॉलीग्राफ टेस्ट जरूर हो चुका है मगर अब नार्कोटिक टेस्ट की बारी है और नार्कोटिक टेस्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं लगभग कह सकते हैं 70 सवाल ही आफताब से किए जाएंगे। जी क्या आज भी जो है आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है?
देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो कल लगभग कह सकते हैं कि पॉलीग्राफ जो टेस्ट था वो शायद पूरा हो चुका है, मगर अभी पुलिस की तरफ से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो पूरा हो चुका है या नहीं नहीं हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें नार्को टेस्ट की, तो नार्को टेस्ट में भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आफ्ताब से। और सब मेन मेन जो कड़ी है, यानी कि आफ्ताब जो है क्यों मर्डर किया गया था, उसके पीछे कारण क्या था, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, और ये मामला जो है वो लगातार मीडिया की सुर्खियों के अंदर है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहती है। जी। जिस तरीके से बात अगर आफ्ताब की परिवार की कर ली जाए, लंबे समय से संपर्क में नहीं है आफ्ताब का परिवार, तो ऐसे में क्या पुलिस द्वारा कोशिश की गई आफ्ताब के परिवार से संपर्क करने की? देखिए, यहाँ पर बात करें आफ्ताब के परिवार की, और आफ्ताब के जो साथ के मित्र बताए जा रहे हैं कि उनसे भी संपर्क करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। और आफ्ताब के परिवार की बात करें तो आफ्ताब के परिवार को जब इस घटना की जो कड़ी मिली थी और उसके बाद में कहीं ना कहीं आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया, तो जो उसके परिवार था वो अभी तक लापता बताया जा रहा है, यानी कि उसके आफ्ताब से कोई संपर्क नहीं बताया जा रहा है। मगर दिल्ली पुलिस जो है आफ्ताब के परिवार को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, और यहाँ तक कि आफ्ताब के जो मोबाइल से उसके फ्रेंड सर्कल की जो बात करें, उनको भी कहीं ना कहीं तलाश करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस कड़ी जो इस गुत्थी की जो कड़ी है वो खुल सके। मगर यहाँ पर बात करें पॉलीग्राफ टेस्ट की और नार्कोटिक टेस्ट की, तो पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिशें जरूर की गई हैं, सवाल पूछे गए हैं। मैं उसका सवालों का जवाब किस तरीके से दिया गया है आफ्ताब के द्वारा वो जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर बात करें, अभी आफ्ताब को कल रात को ही जेल ले जाया गया था, और उसके बाद में ही जेल के अंदर भी उसको कड़ी सुरक्षा के अंदर रखा गया है। उसके साथ किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जो कह सकते हैं लॉकर के जिस कह सकते हैं कमरे के अंदर उसको रखा गया है, यानी कि कस्टडी के अंदर, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, ताकि किसी की भी आने जाने की जो है क्या कहते हैं निगरानी है वो की जा सके। मगर दिल्ली पुलिस जो है वो जल्द से जल्द इस कुत्ते को सुलझाने की कोशिश करती नजर आ रही है। जी। राजीव, क्या कारण है जबकि पुलिस नार्को टेस्ट की बात कर रही है और पॉलीग्राफी टेस्ट लगातार हो रहे हैं, पर क्यों आफ्ताब अभी भी जो है केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है? क्यों सवालों के जवाब अभी तक नहीं दिए जा रहे, जबकि सच्चाई सामने आ चुकी है, पता चल चुका है कि 35 टुकड़े किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरीके का केस को गुमराह करने का काम कहीं ना कहीं आफ्ताब कर रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर आफ्ताब की बात करें तो आफ्ताब ने शुरुआत में भी कहीं ना कहीं पुलिस को भटकाने की कोशिश की गई थी, पुलिस को गलत जानकारी दी गई थी, यहाँ तक कि ये भी बताया गया था कि उनके आपसी झगड़े हुआ करते थे। मगर पहले वो मुंबई रहते थे और लिविंग रिलेशनशिप में थे, तो कहीं ना कहीं वहां से भी दिल्ली आए थे, और दिल्ली के अंदर भी महरौली के अंदर रहकर वो रेंटल रह रहे थे, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपसी झगड़े हुए करते थे। मगर यहाँ तक कि कुछ जानकारी ऐसी भी मिली थी जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आफ्ताब के ऊपर शक बनता हुआ नजर आया, क्योंकि श्रद्धा की मर्डर के बाद में भी उसने जो पैसे का लेन देन था जो उसके अकाउंट में थे श्रद्धा के, वो उसका भी ट्रांजेक्शन किया गया। जो फ्रिज खरीदा गया है जिसके अंदर 35 टुकड़े रखे गए थे, वो भी श्रद्धा के पैसों से ही बताया जा रहा है। तो इस तरीके की जानकारी जो है वो आफ्ताब के द्वारा बाद में दी गई थी, मगर यानी कि पहले कह सकते हैं कि आफ्ताब ने कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, और वही चीज जो है बाद में उसका खुलासा होता नजर आ रहा है। मगर अब बात करें 3 दिन का समय लगा, क्योंकि पहले भी आफ्ताब के द्वारा जो सवाल दिए गए थे वो कहीं ना कहीं पुलिस से उनसे संतुष्ट नहीं, पुलिस से उनसे संतुष्ट नहीं, पर बार बार कहीं ना कि आफ्ताब जो है वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। मगर अभी भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है आफ्ताब के द्वारा, और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है आफ्ताब। जी। वहीं अगर बात महरौली के जंगलों की कर ली जाए, तो अभी तक महरौली के जंगल से क्या अपडेट है? देखिए, महरौली के जंगलों की बात करें या फिर गुड़गांव के जंगलों की बात करें, वहां पर जिस तरीके से आफ्ताब के द्वारा शरीर के टुकड़ों को फेंका गया, यहाँ तक कि उसके तक को फेंका गया, यहाँ तक कि उसकी जो गर्दन को या फिर कहें और हड्डियों को भी बरामद कर लिया गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से गुड़गांव के जंगलों की बात करें तो वहां पर भी लगातार टुकड़ों को फेंकने की कोशिश की गई, और जिस तरीके से महरौली के जंगलों की बात करें तो वहां पर भी पुलिस अभी तक तैनात है, और लगातार पुलिस जो है वो छानबीन की करती हुई नजर आ रही है। लगातार कुछ टुकड़े जरूर है शरीर के जो मिल चुके हैं, और कुछ टुकड़ों की अभी बाकी है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आफ्ताब के द्वारा कभी कहता है कि हमने उसने महरौली के जंगलों में फेंके, कभी कहता है गुड़गांव के जंगलों में फेंके, तो पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है आफ्ताब के द्वारा। पुलिस जो है वो लगातार आफ्ताब से सवालों के जवाब पूछती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर भी इसी तरीके के सवाल पूछे गए थे। मगर कहीं ना कहीं आफ्ताब जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस को अभी भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अभी भी 3 दिन का समय लग चुका है पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, और अभी नार्को टेस्ट जो है वो बाकी है। मगर पुलिस अभी भी कहीं ना कहीं इस गुत्थे को सुलझाने की बहुत कोशिश करती नजर आ रही है, मगर आफ्ताब जो है वो उनका सहयोग देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी। राजीव, वहीं बात अगर दोस्त की कर ली जाए, श्रद्धा के दोस्त की अगर बात कर ली जाए, तो क्या जानकारी अभी तक श्रद्धा के दोस्त द्वारा दी गई है?
देखिए, श्रद्धा के मित्र की बात करें तो जिस तरीके से उसने पहले कहा था कि श्रद्धा के द्वारा मैसेज आए उसके पास आए थे, और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि पहले भी इनके बीच में झगड़े हुआ करते थे और कहीं ना कहीं मारपीट करता था आफ्ताब, और इस तरीके की जानकारी जो है वो कैसे श्रद्धा के जो मित्र है उसके द्वारा दिए गए थे। मगर कहीं ना कहीं उसको ये अंशेषा था कि जिस तरीके से आफ्ताब जो है कहीं ना कहीं श्रद्धा का मर्डर कर सकता है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी जानकारी दी गई कि काफी समय पहले ही उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार उसके मित्र की बात करें श्रद्धा के, या फिर उसके फादर की बात करें, तो फादर जो थे पहले भी कहीं ना कहीं मुंबई से घूमते उसे दिल्ली आए, और दिल्ली के अंदर भी पुलिस कंप्लेंट की गई, और उसके फादर की अभी भी स्थिति इतनी सही नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके। मगर फिर भी वो इंसाफ चाहते हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए द्वारा कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आफ्ताब को या फिर आफ्ताब के साथ जो भी इन्वॉल्व है उनको सजा मिले, और सजा के साथ साथ कहीं ना कहीं जो श्रद्धा है उसको इंसाफ मिले। जी, वहीं बात अगर दिल्ली पुलिस की कर ली जाए, जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच आफ्ताब को रखे हुए है और लगातार टेस्ट का दौर जो है लगातार जारी है, उसी बीच मेहरौली में जंगलों में जो है सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है, उत्तराखंड हिमाचल में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, आफ्ताब के ऑफिस में भी जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ऐसे में अभी तक दिल्ली पुलिस द्वारा क्या क्या जानकारी दी गई है? देखिए, दिल्ली पुलिस जो है अभी तक पूरी तरीके से इसकी जानकारी नहीं दे पाई है। मगर यहाँ पर बात करें आफ्ताब की, तो आफ्ताब के जो ऑफिस की बात करें जहां पर वो काम करता था, या फिर क्या है यहाँ पर पहले वो मुंबई में रहा करता था, वहां तक पुलिस गई हुई है। उत्तराखंड की बात करें वहां पर भी कहीं ना कहीं आफ्ताब जो है और श्रद्धा के साथ गया था, तो उसके वहां पर भी पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। मगर यहाँ पर बात करें महरौली के जंगलों की, तो महरौली के जंगलों के जिस तरीके से शरीर के टुकड़े मिले थे, गुड़गांव के अंदर भी वो शरीर के टुकड़े मिले थे, तो लगातार पुलिस जो है अभी भी छानबीन में जुटी हुई है, और लगातार आफ्ताब के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, कई बार आफ्ताब जो है उनको गुमराह करने की कोशिश करता है, कई बार कुछ जानकारी सही भी मिलती है। मगर यहाँ तक कि जो आफ्ताब के घर से जो एक मैप के द्वारा एक जानकारी मिली थी, जिसके अंदर कहा गया था कि इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा, और आफ्ताब ने कहाँ टुकड़े फेंके हैं उस मैप के आधार पर, यानी कि वो कच्चा मैप था, मगर उसके आधार पर ही पुलिस उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। मगर अभी भी पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर भी जो लगभग 70 सवाल पूछे गए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आफ्ताब जो है वो बचने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल हमला हुआ, और कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धा मर्डर केस को लेकर कहीं ना कहीं गुस्से में है, और गुस्सा जो है वो कल झलकता हुआ नजर आया। जिस तरीके से हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने तलवार लेकर आफ्ताब को मारने की कोशिश करी, बेशक पुलिस ने बीच बचाव किया, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी समझाने की कोशिश करी, आफ्ताब को सुरक्षित ढंग से जेल तक ले जाया गया। मगर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इसको लेकर गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। जी राजीव, वहीं अगर बात आफ्ताब के घर की कर ली जाए तो अभी तक घर से क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं? जिस तरीके से पिछली जो अपडेट मिली थी उसमें वैक्यूम क्लीनर जो है घर से बरामद हुआ था, तो इसी कड़ी में अभी तक आफ्ताब के घर से और क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, आफ्ताब के घर की बात करें तो आप सबके घर से कहीं ना कहीं एक कच्चा मैप जरूर बरामद हुआ था, और जहां तक कि आफ्ताब के द्वारा जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो भी बाद में दिए गए थे, इस तरीके की जानकारी मिली। और कुछ हथियार जो है वो यानी कि जिससे उसने शरीर के टुकड़े किए थे वो भी उनको मिल चुके हैं, और कुछ अभी मिले बाकी हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पूरी गुत्थी जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं उलझती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल बनता है यहाँ पर कि जिस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर क्यों किया, गुस्से में किया, या फिर आपसी कोई झगड़ा था, या फिर कोई पैसे का लेन देन था जिसकी वजह से उसने मर्डर किया। मगर दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से 35 टुकड़े किए गए, तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर गुस्से में किसी व्यक्ति का मर्डर कर भी देता है तो वो 35 टुकड़े नहीं करेगा और उसको छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। मगर यहाँ पर उसने 35 टुकड़े करे, उसके बाद में फ्रिज खरीदा उसने, और फ्रिज के अंदर वो टुकड़ों संभाल के रखा, और उसके साथ यहाँ तक कि कोई और भी इन्वॉल्व है ये भी जानकारी मिल पा रही है। मगर अभी कौन व्यक्ति है जो साथ इन्वॉल्व था उसकी अभी पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि आफ्ताब के कई लड़कियों से संबंध थे, एप्स के द्वारा कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है कि एप्स का इस्तेमाल करता था और लड़कियों के साथ भी संपर्क है इसके। इस तरीके के तमाम जो सवाल है वो आफ्ताब से अभी भी जुटाने बाकी है, मगर देखना होगा कि पुलिस का सहयोग जो है वो आफ्ताब किस ढंग से कर सकता है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए गुजरात से ज्यादा दिल्ली नगर निगम चुनाव पर फोकस कर दिया है। वहीं बीजेपी के भी कुछ नेता गुजरात से ज्यादा दिल्ली में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सभी दलों के नेता जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच कुछ नेता ऐसे भी हैं जो गुजरात चुनाव से दिल्ली नगर निगम चुनाव पर ज्यादा फोकस करे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए
मतदान 4 दिसंबर को होना है और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुकाबले गुजरात में काफी कम रैलियां और चुनावी जनसभा उनके द्वारा की गई हैं। सिसोदिया अक्टूबर में गुजरात में एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी इसी महीने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में गए थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से वो दिल्ली नगर निगम चुनाव पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं, लेकिन गुजरात के चुनावी कार्यक्रमों में लगभग नदारद हैं। वहीं दिल्ली में उन्होंने एमसीडी चुनाव को लेकर कई चुनावी जनसभाएं की हैं। हालांकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अक्सर गुजरात चुनाव को लेकर बयान देते रहते हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी की गिनती दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेताओं के रूप में होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुजरात चुनाव से ज्यादा दिल्ली नगर निगम पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं। वो लगातार एमसीडी चुनाव के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आखिर क्यों गुजरात चुनाव से ज्यादा दिल्ली नगर निगम के चुनाव पर दोनों पार्टियां फोकस कर रही हैं? जी निशा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब सभी पार्टियों का फोकस दिल्ली एमसीडी चुनाव पे है, क्योंकि इसको लेकर एमसीडी चुनाव में सभी नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है, स्टार प्रचारक, उनका यहाँ पे फोकस शुरू हो गया। क्योंकि मनीष सिसोदिया की बात कर लें, राघव चड्ढा की बात कर लें, या दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी की बात कर लें, लगातार दिल्ली में इनका फोकस शुरू कर दिया गया। क्योंकि एमसीडी चुनाव को 4 तारीख को वोटिंग हुआ और 7 तारीख को परिणाम आएगा। इसको लेकर गुजरात के सभी दिग्गज नेता, जितने स्टार प्रचारक, बीजेपी के स्टार प्रचारक, आम आदमी के, सबका फोकस अब एमसीडी चुनाव पे शुरू हो गया है। क्योंकि हाल ही में एमसीडी चुनाव में वोटिंग के लिए अपने अपने दलों, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता दिग्गज आना शुरू हो गए हैं। जी नहीं शिवम, वही बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, दोनों की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक इनके द्वारा एमसीडी चुनाव के लिए कितनी जनसभाएं की गई हैं, कितनी रैलियां निकाली गई हैं, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी डेली 80 से 90 रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं लगातार जा जाके। और हम वही बात कर लें कि मनोज तिवारी जो स्टार प्रचारक थे गुजरात के, वो भी नहीं वहां गए, लेकिन उनका सिर्फ फोकस दिल्ली एमसीडी चुनाव पे है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अब एमसीडी चुनाव में ही फोकस करें, क्योंकि जगह जगह रैलियां करेंगे, जगह जगह संवाद करें। उसको लेकर उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वगैरह जितने भी दिग्गज नेता हैं, हम बात करें कि पूर्वांचली की बात करें या उत्तराखंडियों की बात करें, जहां जहां प्रवासी लोग आए हुए हैं, वहां वहां उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य के अध्यक्ष अपना पूरा फोकस लगा दिए। क्योंकि इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी 80 की जोड़ लगा दिया, क्योंकि इस बार एमसीडी चुनाव में बीजेपी इस बार 15 साल की इस बार भी सत्ता में बनना चाहती है। जी वही बात, जिस तरीके से अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी की कर लें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पे बीजेपी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दाव खेल दिया है। क्योंकि दिल्ली में जो सबसे ज्यादा संख्या में अगर जो प्रवासियों की बात कर ली जाए तो उत्तराखंडी रहते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा दाव कहीं ना कहीं बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर खेल दिया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं बात करें, दिल्ली के अंदर कम से कम 1.5 लाख वोटर, 12 लाख मतदान उत्तराखंडियों के हैं, जिसके 10 उम्मीदवार उत्तराखंडी हैं। एमसीडी चुनाव में 10 उम्मीदवार उत्तराखंडी। इसको लेकर कहीं ना कहीं पहाड़ियों को, पहाड़ के लोगों की बात करें, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी उसको लुभाने की कोशिश कर रहे, जोर शोर से प्रचार करेंगे। इसको लेकर दिल्ली में वो स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार करेंगे, उसको लेकर अध्यक्ष भी रहेंगे वहां पे, और बाकी जो बड़े नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के, वो भी जगह जगह अपनी रैली और जनसभाएं करना शुरू करेंगे उत्तराखंड को लेकर। चीन शिवम, ये तो रही एमसीडी चुनाव की बात। वहीं बात अगर गुजरात चुनाव को लेकर कर ली जाए तो अभी तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी द्वारा कितनी रैलियां, कितनी जनसभाएं वहां पर की गई है? क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में 182 सीटें हैं, लेकिन इतना फोकस नहीं किया जा रहा दोनों पार्टियों की तरफ से। जो पूरा फोकस है वो एमसीडी चुनाव में है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। क्योंकि वहां अगर बात करें कि बीजेपी की बात करें कि वहां पे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाल रखे, लेकिन इस एमसीडी चुनाव में जेपी नड्डा और आदेश गुप्ता दिल्ली की कमान संभाल रखे। इसको लेकर जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता भी बदलाव चाहती है और राजनेता भी बदलाव चाहते हैं। लेकिन इस बार टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को देखने को मिल रहा है। और इतनी ही नहीं, और बात कर ले कि जो धरातल पर देखने को मिल रहा है, जनता करे कि इस बार बदलाव की जरूरत है। अब आने वाले समय में क्या बदलाव होगा, 4 तारीख वोटिंग और 7 तारीख के परिणाम के बाद ही निशा जी पता चल जाएगा कि क्या बदलाव होगा। वही बात अगर बीजेपी की कर ली जाए शिवम, तो बीजेपी क्या इस वक्त बीजेपी
जो है अपने आप को, आम आदमी पार्टी को अपने लिए बहुत बड़ी चुनौती समझ रही है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप वो आम आदमी पार्टी पर लगाती है, लगातार उनके वीडियोस जो है वो लीक करती है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को अपने लिए समझ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चली रही है, लेकिन एक दूसरे पार्टियों में वही इस बार आम आदमी पार्टी हुंकार भरी एमसीडी चुनाव को लेकर, क्योंकि इससे पहले कि क्या कांग्रेस की सरकार होती थी, कांग्रेस शीला दीक्षित के नाम पर, अब कांग्रेस तो वोट मांग रही, लेकिन इस बार टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपने टक्कर आम आदमी पार्टी को मान रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने क्या किया, 10 गारंटी कार्ड जो वादे हैं उनको खुलेआम रख दिया जनता के सामने। अगर हम जीत के आते हैं एमसीडी में तो हमारे ये 10 गारंटी कार्ड है, हम गारंटी कार्ड पे ही खेलेंगे। और वहीं हम बात कर ले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करके जनता को लुभाने की कोशिश की। जनता लगातार कह रही कि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी बनी हुई है, इस बार भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चली रही है, लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से केजरीवाल पर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं और इस सफेद जन की वीडियो भी वायरल की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि आम आदमी पार्टी लगातार उससे बचती हुई नजर आ रही है कि ये बीजेपी वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रचार प्रसार तो आरोप कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी अपना दावा ठोक रही जीत की, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी अपना दावा ठोक रही। निशा जी, चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। गुजरात में सीएम योगी की 3 जनसभाएं और एक रोड शो प्रस्तावित किया गया है। 9:40 पर ओमसी एयरपोर्ट से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे और 11:20 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सीएम योगी पहुंचेंगे। 12 बजे से विधानसभा लुनावाड़ा में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव, गुजरात में विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। 2 चरणों में वहाँ चुनाव होने हैं। पहला 1 दिसंबर को चुनाव होना है और दूसरा 5 दिसंबर को चुनाव होना है, जिसके परिणाम 8 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। और इसी के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक जो है गुजरात में पूरी तरीके से लगा दिए हैं। बीजेपी कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ना चाहती। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात जाने वाले हैं, जहां पर वो 3 जनसभाएं करेंगे और एक रोड शो उनका वहां पर प्रस्तावित किया गया है। तो 9:40 पर वो, आपको बता दें कि यूपी से रवाना हो जाएंगे और अहमदाबाद वो 11:20 पर पहुंच जाएंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे वहां पर प्रस्तावित किए गए हैं। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बेबागी कानून को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन्हें अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है और काफ़ी लोकप्रिय भी सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऐसे में आज उनका जो कार्यक्रम है वो गुजरात में प्रस्तावित किया गया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात में 3 जनसभाएं करेंगे, एक रोड शो भी उनके द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी को भारी समर्थन मिलता हुआ गुजरात में नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी 27 सालों से गुजरात में काबिज है और 27 सालों के बाद जो अब ये चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार कौन बाजी मारता है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी भी वहां पर कोई कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के भी दौरे वहां पर हो रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से चितिन चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चितिन, जिस तरीके से बात कर ले सीएम योगी आदित्यनाथ के आज वो गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं, कितनी जनसभाएं उनके द्वारा की जाएंगी और कितने रोड शो आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, 3 जनसभा है और एक रोड शो है आदित्यनाथ का। इस समय गुजरात में चुनावी माहौल चल रहा है और कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने जनसभा और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि रोड शो करने में जुटे हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले वो चुनावी जनसभा साथ ही साथ रोड शो करके आए हैं और कहीं ना कहीं अब गुजरात में भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर जाएंगे। तीसरी बार उनका ये दौरा है और कहा जा सकता है कि लगभग 9:40 से वो यहाँ लखनऊ से रवाना हो जाएंगे और 11:20 से अहमदाबाद एयरपोर्ट यानी गुजरात पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और
कहीं ना कहीं 11:50 पे वो सबसे पहले हेलीपैड लूनावाड़ा जनपद महिसागर गुजरात पहुंचेंगे। गुजरात पहुंचने के बाद महिसागर गुजरात पहुंचने के बाद लगभग 12 से 12:30 यानी आधे घंटे तक जनसभा विधानसभा लूनावाड़ा प्रत्याशी जिग्नेश भाई शेवक की समर्थन में कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। और ये गुजरात के जो लूनावाड़ा है उसके इंदिरा गांधी ग्राउंड लूनावाड़ा में ये होगा। महिसागर में लगभग 12:40 पर वो वहां से लूनावाड़ा से प्रस्थान कर जाएंगे महिसागर से, और कहीं ना कहीं 1 बजे वो पुनः SNDT ग्राउंड है वहां पर वहां पहुंचेंगे जो कि आणंद में है, गुजरात में है। उसके बाद लगभग 1:10 से 1:40 आधे घंटे वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर उमेरठ प्रत्याशी हैं गोविंद भाई परमार, उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट मांगने का काम करेंगे। और कहा जा सकता है ओड़े बाजार में ये जनसभा होगी। लगभग 1:50 पे वहां से वो रवाना हो जाएंगे। 2:10 पे वे सुधा राय ग्राउंड पहुंचेंगे जहां वो दरभोई जनपद बड़ोदरा पहुंचेंगे, जहां गुजरात का दरभोई जनपद बड़ोदरा है वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। और लगभग 2:20 से 2:50 तक विधानसभा में दरभोई प्रत्याशी शैलेश भाई वहां पर है, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को, उनके समर्थन में वोट मांगने का काम करेंगे जो कि कॉमर्स कॉलेज दरभोई में रखी गई है। वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 3:05 पे वो सुधा राय ग्राउंड पहुंचने के बाद वो उसके बाद 3:30 बजे वो दमनिया गोधरा जनपद पहुंचेंगे जहां पर वो पंचमहल गुजरात वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। और वहां पर रोड शो रखा गया है। लगभग 3:45 से यानी 1 घंटे का रोड शो, लगभग 1 घंटे के रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और वहां पर गोधरा प्रत्याशी चंद्र सिंह राउत चाचा जो कि विश्वकर्मा होली चकला बावनी मड़ी बगीचा रोड और नवा बस स्टैंड ये सभी रास्तों से गुजरेगी। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लालबाग टेकरी और जनपद पंचमहल में ये शुरू होगा। लगभग उसके बाद 1 घंटे के रोड शो चलने के बाद वो वहां से रवाना हो जाएंगे। 5:30 बजे वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लगभग 7:15 के यानी 7:30 के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ वापस आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 3 चुनावी जनसभाएं हैं और 1 रोड शो है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में दमखम भरने का काम करेंगे। वही बात अगर जितेंद्र, इससे पहले भी गुजरात के दौरे पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ रह चुके हैं, इससे पहले भी उनके दौरे वहां पर प्रस्तावित कर दिए जा चुके हैं। इससे पहले वहां पर कितना जन समर्थन जो है देखने को मिला है और कैसा रिस्पांस गुजरात में देखने को मिला? देखिए निशा, ये कहा जा सकता है कि जो जन समर्थन की बात की जाए, रिस्पांस की बात की जाए, वो वोटिंग के दिन दिखाई पड़ती है और रिजल्ट के दिन दिखाई पड़ती है। जनता का मूड क्या है, जुबान पे कुछ और होता है और वोटिंग मशीन के जाने के बाद शायद इंसान के जो मनुष्य है वो कहीं ना कहीं वहां के लोगों की क्या करते हैं, किसको वोट देते हैं, किसको जीत। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी दमखम से गुजरात चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम जो कहा जाता है कि बड़े नेता वो गुजरात में दमखम भरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि गुजरात में पिछली सरकार भी थी, इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार वापसी करे। और जहां भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, पूरी तरह से कांटे की टक्कर देने के लिए तैयार है। सभी प्रत्याशी के आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आ चुके हैं वहां पर, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी वहां पर लगभग पहुंच रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पक्ष पे सरकार की जा सके सभी अपने। लेकिन सख्त कानून को लेकर हमेशा देखा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की एक छवि जो है काफी प्रसिद्ध है, एक सख्त कानून को लेकर हमेशा देखा गया है। तो ऐसे में ही न केवल गुजरात बल्कि इससे पहले हिमाचल में भी देखा गया कि उनके काफी दौरे जो है हिमाचल में भी प्रस्तावित किए गए थे। उसके बाद बीजेपी ने उन्हीं पर दांव खेलकर उनके सख्त कानून के लिहाजे को देखकर अब गुजरात में भी उनके दौरे प्रस्तावित कर दिए हैं। देखिए, फायर ब्रांड नेताओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिनती होती है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व का चेहरा भी माना जाता है। और जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व के चेहरे को देखते हुए उनको जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि शायद 35 सालों 36 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कोई सी सरकार ने वापसी करी है और हमेशा सरकार बदलती नजर आती है। लेकिन दूसरी बार कार्यकाल में वापस आई है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और
कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात रखती है। और इसी के चलते, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहला चुनाव लड़ा गया, दूसरा भी चुनाव के मुख्यमंत्री के रूप में बनाने के लिए चेहरा लड़ा गया था, तो जाहिर सी बात है कि उनकी प्रसिद्धियां हैं और उसी प्रसिद्धियों को देखते हुए, उनकी बड़े नेताओं में शुमार उनके नाम है, उसको देखते हुए उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि और लोग जाने कि आखिर उत्तर प्रदेश का मॉडल क्या है, कि चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, चाहे विकास की बात की जाए, उन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी देती जा रही है। चेतन, वही बात अगर गुजरात की कर ली जाए तो गुजरात में कितनी प्रतिशत जनसंख्या यूपी की निवास करती है? क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां का स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो ऐसे में एक बड़ी संख्या जो है गुजरात में वहां पर निवास करती है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है वहां का? लगभग 20-30% की जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं वहां पर जो करती है, वहां पर निवास करती है। और जाहिर सी बात है कि गुजरात में भले यूपी के लोग रहे, लेकिन दिल जो है वो यूपी की तरफ रहता है। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रसिद्धि लगातार इस क्रम में है कि और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रसिद्धि लोग उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनका ओजस्वी जो भाषण होता है वो काफी लोगों को प्रभावित करता है। और जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व का चेहरा होने के नाते वो मंचों से हमेशा हिंदुत्व की बात करते नजर आते हैं। और जाहिर सी बात है कि अपनी ओर जो वोट बैंक है वो खींचने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो बात की जाए कि गुजरातियों के दिमाग की कोई नहीं समझ पाया कि आखिर वो किस ओर जाएंगे और क्या करेंगे। जुबान पे कुछ और होता है और वोटिंग मशीन के बाद कुछ और। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सभी दमखम भरे हुए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पर, बड़ी पार्टियां जो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसके पक्ष में जाता है, क्या आम आदमी पार्टी को फिर से कहा जा सकता है कि एक राज्य में समर्थन मिलेगा, ये अभी चीजें क्लियर नहीं। लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि जब रिजल्ट का वक्त आएगा तो साफ हो पाएगा कि आखिरकार गुजराती और जो उत्तर प्रदेश के लोग वहां निवास कर रहे हैं उनके दिल में क्या है। जितिन, वही बात कर ले, 2 चरणों में गुजरात के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में आगे कितने दौरे प्रस्तावित किए गए हैं सीएम योगी की? क्योंकि 1 तारीख को पहला चरण का और 5 तारीख को दूसरे चरण का जो है मतदान हो जाएगा, तो ऐसे में और आगे कितने दौरे प्रस्तावित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के? देखिए निशा, अभी ज्यादा समय नहीं बचा है और कहीं कहीं 2 चरणों में चुनाव होना है। और जाहिर सी बात है कि उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से दमखम करने, और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाते शेड्यूल आगे नहीं बताया जाता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि डे वाइज जो एक दिन पूरा होता है उसके बाद वो उनका अगला शेड्यूल आता है। अब आगे भी माना जा रहा है कि आखिरी चरण, ये कहा जा सकता है कि समय जैसे से नजदीक आएगा, लगभग 30 तारीख के आसपास हो सकता है कि वो गुजरात में ही कहीं ना कहीं प्रचार करे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लगातार उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी को बाखूबी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांटेंगे। चलिए जितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में लगातार विकास का कार्य हो रहा है और इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने अमृतसर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों पर लगभग 6.81 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। अधिक जानकारी देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर ने कहा कि अमृतसर के सौंदर्यीकरण के लिए गुरु तेग बहादुर नगर से संबंधित विभिन्न स्थानों की 4 दीवारी का निर्माण कार्य किया जाएगा और भाई गुरुदास जी नगर में खाली पड़ी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन पर भी 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार अलग अलग इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और रखरखाव हेतु वार्षिक अनुरक्षण ठेका भी किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस महिला छात्रावास की भी मरम्मत जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इसके अलावा अमृत आनंद पार्क में 72 मीटर ऊंचे फ्लैग मास्ट का संचालन और रखरखाव भी इन विकास कार्यों के तहत होगा। कबीर पार्क में जलापूर्ति और सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी और अमृतसर के विभिन्न स्थानों में जलापूर्ति और सीवरेज के रखरखाव का कार्य भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 97 एकड़ गैर निर्माण क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर की कर ली जाए तो उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधा और स्वच्छ वातावरण हम लोगों को जो है प्रदान करेंगे। एक बार पूरी जानकारी। देखिए, स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर ने एक सीधे तौर पर हम कह सकते हैं एक प्रायोरिटी रखी गई है। अगर हम कहें कि अमृतसर, क्योंकि हम कह सकते हैं पंजाब का दिल है, चाहे हम उसको धार्मिक दिल माने या फिर हम कहें कि पंजाब में हर व्यक्ति अमृतसर को एक बहुत ही हाई स्पेस पे रखता है, और उस चीज को रखते हुए अमृतसर को लगातार हम कह सकते हैं पंजाब सरकार इंप्रूव करने की कोशिश करती रहती है। इसी कड़ी हम कह सकते हैं कि इस बार लगभग 6.8 करोड़ की लागत के साथ हम कह सकते हैं कि अमृतसर का और विकास किया जा रहा है, क्योंकि अमृतसर हम कह सकते हैं कि पंजाब के लिए एक सिर्फ हम कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल ही नहीं है, पूरे इंटरनेशनल एक डेस्टिनेशन भी है जिसमें पंजाब का नाम हम कह सकते हैं कि अमृतसर के नाम से जाना जाता है। और इसी चीज को लेते हुए मान सरकार ने चीज मानी है कि अमृतसर को ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, और इसी चीज में हम कह सकते हैं कि लगभग 7 करोड़ की लागत के साथ पूरे शहर का दोबारा विकास हो रहा है। इसमें कई बुनियादी सुविधाएं और ऐड की गई। हम कह सकते हैं कि पाइप जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे स्ट्रक्चर रिपेयर की जरूरत है, उन सभी चीजों के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जी अमित, वही बात कर ले जिस तरीके से डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर ने कहा कि हम लोगों को बुनियादी सुविधाएं देंगे, तो क्या क्या बुनियादी सुविधाएं उनके द्वारा दी जाएंगी, एक बार से लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, बुनियादी सुविधाओं में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि तुलसी ब्रिज की पाइपलाइन, जहाँ पे देखिए अमृतसर बहुत पहले डेवलप होना शुरू हो चुका, तो कई जगह पे ऐसे है कि बहुत पुरानी सीवरेज की पाइपलाइन करी है, तो वहां पर नई पाइपलाइन डालने की जरूरत है, तो उनका काम शुरू किया गया। उसके अलावा हम कह सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की खाली पड़ी जमीन है उनकी चारदीवारी कर जा रही है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जहाँ पे स्ट्रक्चरल रिपेयर, जहाँ पे नवीनीकरण, जहाँ पे सौंदर्यकरण करने की जरूरत है, सभी चीजों के ऊपर जोर इस बार दिया जा रहा है। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो सड़कों के रिपेयर किए उसके ऊपर भी एक जोर दिया जा रहा है। तो देखिए, अमृतसर की हम बात करें तो वहां पे चहल पहल बहुत ज्यादा है, अगर वहां पे करें इंडस्ट्रीज बहुत है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जोर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ पे पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, पर इस बार इंडस्ट्रीज की तरफ भी जाया जा रहा है, वहां पे भी ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है ताकि सभी जगह पे अमृतसर में एक यूनिफॉर्म लुक अमृतसर को मिल सके। जी, जिस तरीके से अमृतसर के सौंदर्यीकरण की बात की जा रही है, तो कब तक इनका ये टारगेट पूरा हो जाएगा? मतलब कोई डेट जो है दी गई हो, कोई जो है सन दिया गया हो कि इतने तक हम ये टारगेट पूरा कर लेंगे, इतने तक हम इसको पूरे अच्छी तरीके से डेवलप करके अमृतसर को हम सामने रख देंगे? देखिए, सीधे तौर पर बात करें तो इसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कहें कि पंजाब सरकार के वेब पोर्टल पे बकायदा टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो यानी आप देख सकते हैं कि फंड्स एलोकेट हो चुके हैं। अब टेंडर्स की एप्लीकेशंस की वेट है कि एप्लीकेट अप्लाई करेंगे, कौन किस एरिया में इंप्रूव करना चाहता है, किसको लगता है कि वो पंजाब को, अमृतसर को और ज्यादा सुंदर बना सकता है और स्पेसिफिकली एरिया में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो बेसिक हम कह सकते हैं कि टेंडरिंग की वेट हो रही है, टेंडर के एप्लीकेंट्स की वेट हो रही है। और उसके बाद अगर हम ऑल ओवर टाइम पीरियड कंस्ट्रेंट करें तो अगले 2 साल के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर इस प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। पर ये एक तरह हम कह सकते हैं टेंटेटिव डेट्स है, पर अभी हम कह सकते हैं कि अगले साल की शुरुआत तक टेंडरिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। हमें तो वही बात कर लें, एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों को स्वच्छ वातावरण देंगे, लेकिन उसका क्या, जो इस साल सबसे ज्यादा पराली जो है पंजाब में जलाई गई? देखिए, पराली की हम बात करें तो पराली एक मेजर इश्यू है जिसे खुद पंजाब सरकार ने माना। पंजाब सरकार चीज मानती है कि हम नाकाम रहे किसानों को पराली जलाने से, उसको उन्होंने कई रीजन दिया। सबसे पहले उनकी तरफ से बात कही गई जो मुआवजे की बात हुई थी, केंद्र सरकार से 1500 रुपए मांगते थे, 500 पंजाब सरकार ने और दिल्ली सरकार से 500 रुपए आते, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 2500 से 3500 रुपए के बीच में हम किसानों को मुआवजा देने की सोच रहे थे, पर वो चीज नहीं हो सकती। तो इसके लिए उन्होंने ये चीज मानी कि हमारे पास पराली के लिए सफिशिएंट है। मशीन्स कहीं ना कहीं कम पड़ गई, क्योंकि मशीन्स हर छोटा या बड़ा किसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ बड़े किसान जिनके पास प्रॉपर ट्रैक्टर है, जिनके मशीन समय से आ गई, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो मीडिएशन की जरूरत थी, जो प्लानिंग की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई। पर सरकार ने चीज मानी है, उन्होंने बोला कि इस बार हम भले ही नाकाम रहे, पर अगली बार इस चीज के ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा कि ये चीज रिपीट ना हो। जी, वहीं जो डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर हैं, उन्होंने भ्रष्टाचारियों को लेकर भी अपनी बात रखी है, क्या कुछ कहा है उन्होंने भ्रष्टाचारियों को लेकर? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर उनका बिल्कुल एक क्लियर कट स्टैंड है। उनका स्टैंड की पार्टी स्टैंड से मैच करता है कि जीरो टॉलरेंस है। देखिए, जो अभी टेंडर्स हो रहे हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि किसी तरह की भी फेवरिज्म नहीं देखी जाएगी। जो टेंडर सबसे अच्छा होगा, जो टेंडर सबसे ज्यादा इंप्रूव करता है, उसको प्रायोरिटाइज की जाएगी और किसी भी तरह की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई ऑफर भी करता है तो भी उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आप देखिए, क्लियर कट एक मेजर स्टैंड लेके
हम कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मेरी प्रायोरिटी पंजाब का विकास है, मेरी प्रायोरिटी अमृतसर का विकास है, और उस चीज को मैं अपने सबसे आगे प्रायोरिटाइज करूंगा, सबसे पहले उसी चीज पर जोर दूंगा। जहां एक तरफ पंजाब सरकार विकास की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ किसान इतने नाखुश क्यों रहता है फिर सरकार से? अगर एक तरफ वो विकास की बात करती है तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार किसानों को रिझाने में असफल नजर आती है हर बार। देखिए, किसानों और अगर हम कहें सरकार के बीच का में आता है, और वही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाती है। अब देखिए कि जो सरकार डिसाइड करती है और जो किसान चाहते हैं, उनके बीच में अधिकारी आते हैं, उन्होंने वो रूट मैप करना होता है। और हम कह सकते हैं कि पंजाब में अधिकारी वो गैप कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई बार पंजाब सरकार एक प्लान तैयार करती है पर वो किसानों तक उस हिसाब से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि किसान उस प्लान को एक्सेप्ट तब करते हैं अगर ये कुछ हम कह सकते हैं संशोधन हो सके, पर वो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है और उसके कारण हम कह सकते हैं किसान और सरकार के बीच में वो सहमति नहीं बन पा रही। पर अब सरकार उस गैप को खत्म करने की कोशिश करी, वो चाह रहे हैं कि अपनी हर संभव कोशिश हो सके कि उनकी किसानों के साथ मीटिंग और किसानों के फायदे के लिए जो उन्होंने रोड मैप सोचा वो उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करा सके। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में टीबी और कुष्ठ रोग की पहचान के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा और अभियान के तहत 1 दिसंबर से स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर इन दोनों बीमारियों के संभावित मरीजों की पहचान करेगी। अभियान के अंतर्गत संभावित मरीजों की जांच कर पॉजिटिव पाए गए लोगों को इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव प्रसन्ना आर ने सभी जिलों के कलेक्टर और परिपत्र जारी कर अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। सघन टीबी और कुष्ठ खोज अभियान 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 4 जिलों नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में यह अभियान संचालित किया जाएगा। बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में 4 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 तक ये अभियान चलाया जाएगा और सघन टीबी और कुष्ठ खोज अभियान के दूसरे चरण में 2 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक सभी निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम और केमिस्टों द्वारा चिन्हांकित टीबी व कुष्ठ के संदेहपद मरीजों को दैनिक सूची प्राप्त कर टीबी व कुष्ठ रोग के पोर्टल में इंदराज किया जाएगा और इस दौरान जांच की जरूरत वाले संदिग्ध मरीजों का निःशुल्क सैंपल भी लिया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ मनसे कार्यकर्ताओं ने उन्हें शेगांव की रैली में काले झंडे दिखाए थे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को महाराष्ट्र के गोरेगांव स्थित नेस्की ग्राउंड मर रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की शेगांव की रैली में काले झंडे दिखाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई के सभी बूथ प्रमुखों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीएमसी का चुनाव फरवरी और मार्च में हो सकता है। राज ठाकरे ने कहा कि मनसे के आंदोलन की कामयाबी का स्ट्राइक रेट बाकी पार्टियों से काफी बेहतर है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन हुए 16 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इन 16 सालों में हमने जिस भी काम के लिए आंदोलन किया उस आंदोलन को पूरा किया है। हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा है। उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम किया है, मराठी लोगों के रोजगार के लिए हमेशा लड़ते रहे। रेलवे की परीक्षा देने के लिए बिहार से आए हुए परीक्षार्थियों से हमारे लोगों ने जाकर बातचीत करने की कोशिश की, बदले में हमारे लोगों को गालियां दी गई। इसके बाद हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित हुए। मीडिया ने दिखाया कि राज ठाकरे उत्तर भारतीय विरोधी हैं। रेलवे में के एक आंदोलन से हजारों मराठी लोगों को रेलवे में नौकरी मिली। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मुंबई से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बात अगर राज ठाकरे की कर ली जाए तो राज ठाकरे ने राहुल गांधी की जो रैली हुई थी उसमें जिन कार्यकर्ताओं ने उस रैली को काले झंडे दिखाए थे, कल उन्हें सम्मानित किया गया। एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, देखिए मुंबई
में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, लेकिन महानगर पालिका चुनाव से पहले राजनीतिक सियासी सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो गई है, जिसको लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के गोरेगांव में एक सभा की। इस सभा में कार्यकर्ताओं सहित तमाम बूथ प्रमुख मौजूद रहे। इन सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे को घेरा, बल्कि राहुल गांधी को भी जमकर घेरा और राहुल गांधी पर सवाल खड़ा किया कि तुम्हारी लायकी क्या है वीर सावरकर के बारे में जानने की, बोलने की। इस दौरान उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जिन कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाए थे, उन्हें सम्मानित किए। और इस दौरान राज ठाकरे ने कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए महाराष्ट्र की सियासत पर जमकर बोले। खासकर राज्यपाल को भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि किस तरह से राज्यपाल जो है महाराष्ट्र की सियासी हलचल में खासकर महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी के बारे में बातचीत करते हैं। हालांकि राज्यपाल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उद्धव ठाकरे को भी बोला कि उद्धव ठाकरे सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करते हैं, जहां पैसा मिलता है उनसे गठबंधन कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे को तो बस पैसा मिलना चाहिए, इस तरह का आरोप लगाया है। निशा जी, चलिए सत्यप्रकाश, लगातार आपसे अपडेट इस पूरी खबर पर लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, राज ठाकरे ने न केवल उद्धव ठाकरे को, राहुल गांधी को घेरा, बल्कि मस्जिद में लाउडस्पीकर को लेकर भी अपनी बात रखी है। तो क्या कुछ इस दौरान उन्होंने लाउडस्पीकर को लेकर कहा, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, देखिए राज ठाकरे ने कहा कि मनसे प्रमुख ने जो भी मुद्दा उठाया उसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। खासकर उन्होंने अपने उन मुद्दों को भी पर भी चर्चा किया जो बिहार से आए हुए रेलवे में भर्ती की बात किया जाए या फिर लाउड स्पीकर को लेकर चर्चा किया जाए। लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आने वाले समय में अगर कहीं भी लाउड स्पीकर मस्जिद में बजता हुए दिखे या ऊंची आवाज में दिखे तो वहां जाकर पहले तो संबंधित पुलिस स्टेशन को शिकायत करें। अगर शिकायत के बाद भी पुलिस अगर नहीं सुनती है तो ट्रक के ऊपर डीजे लगाकर लाउड स्पीकर जोर जोर से बजाए। ऐसे में उनका मुद्दा आज भी स्टैंड उनका कायम है। खासकर लाउड स्पीकर मुद्दे के बाद एक बार फिर से देखा गया कि घाटकोपर इलाके में मनसे के कुछ कार्यकर्ता घाटकोपर इलाके में बने मस्जिद के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने लाउड स्पीकर बंद करवाने की कोशिश की। इस कोशिश के साथ जब मामला नहीं बना तो वह लोग घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसकी जानकारी मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने दी है। तो कहीं न कहीं एक बार फिर से राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में मुंबई में जब भी चुनाव आते हैं तो राज ठाकरे की पार्टी मन से इस तरह के स्टैंड जो है तेजी से उठाती है, खासकर मराठी मानुष को प्रभावित करने का काम करती है। जी सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार यानी कि आज से शुरू होने जा रहा है और 5 दिसंबर तक प्रस्तावित सत्र के पहले दिन सरकार की ओर से शाम 4 बजे 4,867 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की सोमवार को हुई बैठक में मंगलवार का एजेंडा तय किया गया है। पहले दिन विभिन्न विभागों से संबंधित 6 संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे और सत्र के लिए विधायकों ने 616 प्रश्न जो है लगाए हैं। और उधर विपक्ष ने सत्र के दौरान यूके SSSC भर्ती घोटाले, वनतारा रिसोर्ट प्रकरण, कानून व्यवस्था, आपदा प्रभावितों की अनदेखी, महंगाई, बेरोजगारी, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जैसे विषयों पर सरकार को सदन के भीतर घेरने की रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का तथ्यों व तर्कों के साथ जवाब देने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। इस परिदृश्य के बीच सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। शीतकालीन सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में, इसे लेकर काफी समय से जो है मतभेद बना हुआ था। बाद में सरकार ने ये निर्णय लिया कि सत्र 29 नवंबर यानी आज से 5 दिसंबर तक देहरादून में होगा।
इसे देखते हुए सत्र को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। सोमवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के लिए विधायिकी व संसदीय कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही मंगलवार के एजेंडे पर मुहर लगाई गई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह, उमेश शर्मा काऊ व मोहम्मद शहजाद उपस्थित थे। फोकस किया जाएगा और किस तरह का आप लोगों ने रणनीति बनाई? देखिए, ये बजट नहीं है, अनुपूरक बजट है। और अनुपूरक बजट में आप जानते हैं कि जिस विभाग के यदि बजट इस बीच में कोई नई आवश्यकताएं उनकी रहती है, उनके सापेक्ष अनुपूरक बजट आता है। और चूंकि किसी भी विभाग को आप बजट से या उनको धन से महरूम नहीं रख सकते, तो उनके लिए ये अनुपूरक बजट आता है। और शेष अवधि के लिए, यानी कि अभी तक मार्च तक की अवधि का, यानी जो वित्तीय वर्ष है उसकी अवधि के लिए बजट आता है। तो जो हमारे विभाग जिनसे हमने मांगे ली हैं, उसी अनुरूप हम लोग इसको अभी एक दिन का एजेंडा इन्होंने कल का, जिसमें अनुपूरक बजट पेश करना है इन्हें सायंकाल 4 बजे। उसके पश्चात फिर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। हमने कहा कि 5 तारीख तक का आप कार्यमंत्रणा समिति की बैठक 4 को बुलाएं। 4 तक का एजेंडा तो निर्धारित है, हम उस पर सहमत हैं, लेकिन 4 तारीख आगे का अगर आपने समयावधि बढ़ानी है तो 4 तारीख को निर्धारण कर 4 तारीख को आगे के आपका क्या एजेंडा होगा उसकी रूपरेखा सामने आएगी। हम उसमें हमारे तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता सतीश कोठारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विपक्ष जो है किन किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है और कितना हंगामेदार ये सत्र रह सकता है? तरीके से विधानसभा सत्र का आज पहला दिन होगा और लगातार विपक्ष की मांग रहेगी। ये एक तो वो अंकिता भंडारी केस, दूसरा रहेगा ये अपना विधानसभा भर्ती घोटाला। मुख्य मुद्दे ये रहेंगे आज के। साथ ही आज कुछ ट्रांसपोर्टर जो है वो विधानसभा घेराव भी करेंगे, जो पॉल्यूशन के चक्करों में ऑटो यूनियन ऑटो को बंद कर दिया गया है, बंद करने की बात कर रहा है परिवहन विभाग। सतीश, चलिए, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज से शीतकालीन सत्र जो है शुरू होने वाला है और काफ़ी हंगामेदार रहने के इसके आसार बताए जा रहे हैं। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से सरकार को यहाँ पर घेरा जाए। काफ़ी मुद्दे इस बीच उत्तराखंड में उठे, चाहे आप बात UKSSC की कर लीजिए, भर्ती घोटालों में जो धांधली देखने को मिली थी, तमाम मुद्दे हैं जिस पर अब आज जो है विपक्ष सरकार को घेर सकता है। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।